गुड मॉर्निंग दोस्तों। बड़ा ही अच्छा आर्टिकल आया है द हिंदू में और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बड़ा डिसीजन दिया है। इस डिसीजन के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी चीज़ें बदल जाएगी और पार्टी अपने अपने हिसाब से इस डिसीजन का यूज करेगी और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ तक अब पार्टियां एससी कैटेगरी को एज ए होमोजीनियस ग्रुप न यूज करके इंडिविजुअल कास्ट के रूप में यूज करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियरली बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सब कैटेगराइजेशन कर सकती है एससी और एससी एसटी लिस्ट में। और ये डिसीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को, ईवी चिनिया जजमेंट को ओवर कर दिया है। अपने पिछले जजमेंट को ही बदल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। 7 जजों की एक बेंच ने ये फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस बी आर गवई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ये 7 जज थे जिनको हेड किया था सीजीआई चंद्रचूड़ ने। और इस बेंच ने 3 चीजों पर डिस्कशन किया, एक सब क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर के बारे में और वन जनरेशन रिजर्वेशन। और काफी लंबे टाइम के बाद आज ये जजमेंट आया है, जिसको 6/1 मेजोरिटी से वर्डिक्ट दिया गया है। इन 7 जजों में से सिर्फ एक जस्टिस बेला त्रिवेदी ने डिसेंट ओपिनियन दिया है। बाकी सब ने अपना ओपिनियन मेजोरिटी में दिया है। सब कैटेगराइजेशन के लिए सिर्फ बेला त्रिवेदी को छोड़कर बाकी 6 जजों ने अपना असेंट दिया है कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। और क्रीमी लेयर के लिए सीजेआई जी ने कुछ नहीं बोला है और बेला त्रिवेदी ने डिनाई कर दिया है। बाकी 5 जजों ने क्रीमी लेयर का भी प्रोसीजर बताया इसमें। और वन जनरेशन का तो सिर्फ एक जज पंकज मित्तल जी ने बताया कि वन जनरेशन रिजर्वेशन ही होना चाहिए। और अपन क्या करते हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट जानते हैं, इसका बैकग्राउंड देखते हैं और फिर इसका जो जो डिसीजन है उसको देखते हैं। चलो। And most important thing, Supreme Court overruled AV चिनिया केस जजमेंट 2004 में आर्टिकल 341 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपन उसको ध्यान से समझ लेते हैं क्या है आर्टिकल 341 में। तो आर्टिकल 341 के क्लोज फर्स्ट में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि वह ऐसी कैटेगरी की जो कास्ट लिस्ट है वो प्रिपेयर करने का काम प्रेसिडेंट के असेंट से होता है। क्लोज सेकंड भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्लोज सेकंड में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी कास्ट या ट्राइब को एक्सक्लूड और इंक्लूड कर सकती है लिस्ट में। इस केस का आपको बैकग्राउंड का मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पीछे इस केस में चला क्या है। वैसे 1975 में क्या हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट एक अपना एक्ट लेके आती है शेड्यूल कास्ट के लिए। उस एक्ट में जो पंजाब गवर्नमेंट में 25% रिजर्वेशन है, उसको पंजाब गवर्नमेंट दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में वो वाल्मीकि मजहबी सिख कम्युनिटी को रखती है और सेकंड कैटेगरी में जो रेस्ट ऑफ कम्युनिटी है उनको रखती है। फर्स्ट कैटेगरी को फर्स्ट प्रेफरेंस देती है रिजर्वेशन के लिए। इसके बाद आंध्र प्रदेश अपना एक्ट लेके आती है, आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट एक्ट 2000, जिसमें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है। इस केस को फिर चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है 5 जजेज की। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देता है कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप है, इसमें सब क्लासिफिकेशन या सब कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता, ये हेट्रोजेनियस केस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर देता है कि अगर सब क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन होता है तो ये राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन होगा इस केस में। और प्रेसिडेंट लिस्ट जो शेड्यूल कास्ट के है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है कि वो उसमें वो कुछ छेड़छाड़ या चेंज करे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट एक्ट 2000 को स्टक डाउन कर देती है, नल एंड वॉइड कर देती है। उसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी जो पंजाब गवर्नमेंट का एक्ट था उसको भी स्टक डाउन कर देती है। पंजाब गवर्नमेंट 2006 में फिर से अपना एक नया एक्ट लेके आ जाती है। बेसिकली यही था, बस थोड़ा बहुत चेंज था इस एक्ट में। और पिटिशनर फिर से पंजाब हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और पंजाब हाई 2010 में पंजाब गवर्नमेंट इस एक्ट को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वापस स्टक डाउन कर देती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है पंजाब गवर्नमेंट 2014 में। 2014 में सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये बेंच बेसिकली ये चेक करती है कि ईवी चिनिया केस में कोई रिव्यू किया जा सकता है या नहीं, या इंटरप्रिटेशन की कोई रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ से एग्री हो जाता है कि ईवी चिनिया केस को रिव्यू करना चाहिए। तो अब क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट 7 जज की एक बेंच को कॉन्स्टिट्यूट कर देती है जो कि ईवी चिनिया केस का रिव्यू करने वाली थी। 7 जज की बेंच इसलिए क्योंकि ईवी चिनिया केस में ऑलरेडी 5 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट थी जो कि अपना डिसीजन दे चुकी थी। तो उसको रिव्यू करने के लिए उससे ज़्यादा की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करना था। तो सुप्रीम कोर्ट 7 जजों की बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करता है। और 4 साल बाद फिर आज 1 अगस्त को 7 जजों की बेंच ने ये अपना फैसला सुनाया है।
और इस जजमेंट में कौन कौन से जज ने क्या क्या इंटरप्रिटेशन की है वो अपन देख लेते हैं। अपने सीजे या चंद्रचूड़ जी, उन्होंने क्लियरली बोला कि क्लासिफिकेशन डज नॉट वायलेट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 341। तो इसमें बेसिकली उन्होंने बता दिया कि शेड्यूल कास्ट नॉट ए होमोजीनियस क्लास, इट इज ए हेट्रोजीनियस क्लास, सब क्लासिफिकेशन आर इम्पॉसिबल इन दिस क्लास। शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस क्लास नहीं है, ये हेट्रोजीनियस क्लास है। इसके हिस्टोरिकल एविडेंस है और इसमें सब क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, और सब क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी का वोलेशन नहीं करता है, और न ही ये क्लासिफिकेशन आर्टिकल 341 क्लोज सेकेंड का वोलेशन करता है। इस आर्टिकल को अपने पहले पढ़ा है कि इस आर्टिकल में यह दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि उस लिस्ट में कोई कास्ट को ऐड करना है या ट्राइब को ऐड करना है। लेकिन इसमें क्या है कि अब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करे, स्टेट गवर्नमेंट केवल प्रेसिडेंट लिस्ट को यूज कर रही है। और इस चीज़ को आर्टिकल 15 और 16 भी ऐसे नहीं प्रिवेंट करते हो। ऐसा कोई प्रिवेंशन एक्ट नहीं है इस आर्टिकल 15 और 16 में जो स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट लिस्ट को यूज करने या क्लासिफिकेशन करने से रोकता हो। ने ये बताया कि ये क्लासिफिकेशन क्वान्टिफाइड डाटा के बेस पे होना चाहिए, इंपेरिकल डाटा हो तभी ये क्लासिफिकेशन जस्टिफाई होगा। अब हम बी आर गवई की जो जजमेंट है उसको देख लेते हैं। बी आर गवई का जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बी आर गवई एकमात्र जज है इस बेंच में जो कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से है। तो ये जजमेंट इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस के लिए। Justice B.R. Gavish said that only a few people within the category of SC/ST are enjoying the reservation. The ground to be denied and they are categorized within the. And Justice B.R. Gavish also said that basic error in E.V. Chinia judgment is that it processed on the understanding the Article 341 is the basic of reservation. यह गलती हुई थी E.V. Chinia जजमेंट में। बी आर गवई जी का कहना है कि आर्टिकल 341 को हम रिजर्वेशन का बेस नहीं मान सकते। आर्टिकल 341 ओनली डील विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कास्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन एंड ग्राउंड फॉर सब क्लासिफिकेशन इज दैट ए ग्रुप फ्रॉम द लार्जर ग्रुप फेस मोर डिस्क्रिमिनेशन। Justice Gavi also said that creamy layer must be made applicable to SC/ST। जस्टिस विक्रमनाथ मिश्रा ने अपना ओपिनियन दिया कि ओबीसी रिजर्वेशन में जो क्रीमी लेयर अप्लाइड है वो अपन SC/ST के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और जस्टिस पंकज मित्तल ने तो एक स्टेप आगे का बताया कि वन जनरेशन रिजर्वेशन होना चाहिए, कि एक जनरेशन अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले लेती है तो सेकेंड जनरेशन को रिजर्वेशन के बेनिफिट से वंचित किया जाए। क्रीमी लेयर के ओपिनियन के साथ 7 जजों में से 6 जजों ने अपना असेंट दिया है क्रीमी लेयर ओपिनियन को। अब अपन देख लेते हैं जस्टिस बेला त्रिवेदी का डिसेंट ओपिनियन। ये ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस के लिए। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट है शेड्यूल कास्ट के लिए, जो कि आर्टिकल 341 में नोटिफाइड है, उसको स्टेट गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, उसमें नहीं कोई बदलाव कर सकती है। और कास्ट को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने का टोटल पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट चाहे तो इसमें चेंज कर सकती है और बाकी कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि आर्टिकल 341 का ऑब्जेक्ट ये था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज न कर सके। स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर ये पावर चली जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने विल के हिसाब से SC/ST लिस्ट में चेंजेस करेगी, जो कि ये बेनिफिशियरी नहीं होगा SC/ST के लिए। जस्टिस बेला त्रिवेदी said sub classification within the presidential list will be lead to deprivation of the benefit of the other caste in the same category. And Justice Bela Trivedi said that absence of executive or legislative power, the state do not have any competence to subclassify the caste and subclassify the benefit which are reserved for all of the SCs. Allowing state to do so will amount to allowing a colorful exercise of power. मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि इसमें सब क्लासिफिकेशन हो सकता है। सब क्लासिफिकेशन इस कारण हो सकता है क्योंकि ये होमोजीनियस ग्रुप नहीं है SC/ST, एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है, बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है ये। और स्टेट को पावर है कि वो फर्दर इसको क्लासीफाई कर सकती है। और एक ये भी ध्यान देने की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी क्लास को या भी कोई भी कास्ट को आप कंप्लीटली डिप्राइव नहीं कर सकते कोटा से, उसको आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा। और इस आर्टिकल में ये भी दिया गया है कि किन किन स्टेट में कौन कौन सी कास्ट डोमिनेंट है। जैसे राजस्थान में जैसे SC लिस्ट में मेहगवाल बेरवा, और ST लिस्ट में मीणा भील, ये जो कि कास्ट है जो कि या तो हाई पॉपुलेशन में स्टेट में। तो दोस्तों ये था आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, सुप्रीम कोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है। इसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, रिजर्वेशन का जो सिस्टम है उसमें क्लासिफिकेशन आने वाला है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू दोस्तों।